कौन से टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प हो सकती है फॉर इंट्राडे एज वेल एज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। ऑल्सो कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर, लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर, ट्रायंगल ब्रेकआउट एवरीथिंग। ऑल्सो मूविंग एवरेज के बारे में एंड कुछ ऑसिलेटर्स के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वेस्टर्न इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं चार्ट के थ्रू, एंड ऑल्सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? अ स्टडी ऑफ अ प्राइस चार्ट यूजिंग हिस्टोरिकल प्राइस डेटा। तो हमारे पास जो हिस्टोरिकल प्राइस डेटा है, ओके, उसको देख स्टडी करके हम फ्यूचर के प्राइस ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। नाउ टेक्निकल एनालिसिस की एक ड्यूटी है कि आप मोस्ट हर एक एसेट क्लास पे यूज कर सकते हैं, लाइक इक्विटी है, डेरिवेटिव्स है, और आप अगर इफ यू यूज ट्रेडिंग करेंसी और कमोडिटी, तो ये सारे पे टेक्निकल वर्क्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वर्क होते हैं। The philosophy of technical analysis. Technical analysis is a study of a market action preliminary through the use of chart for purpose of forecasting future price trend. So जैसे कि फ्यूचर को प्राइस ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होना रिक्वायर है। हिस्टोरिकल डेटा को देखकर फ्यूचर के प्राइस ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट चार्ट पैटर्न है, चार्ट है, चाहे लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, रैंको है। मोस्ट पॉपुलर जो है जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्यों ये पॉपुलर है? बिकॉज फर्स्ट, एक रीजन ये है कि हमें अर्ली साइन दे सकता है कि पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है, और कंटिन्यूएशन पैटर्न है कुछ जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, तो वो एक हमें हेल्प हो सकती है अर्ली डिसीजन लेने में। सेकंड है, जो हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं, वो बेटर रिस्क रिवॉर्ड भी मिल सकता है अगर हम जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। The term market action includes three principal sources of information available to the technician: price, volume, and open interest. Price and volume हमें चार्ट पे से दिखेगा, वॉल्यूम इज सेकेंडरी इंडिकेटर्स, पर बहुत ही उसको भी एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। क्यों हम चार्ट के थ्रू भी देखें, क्यों वॉल्यूम को भी देखना इंपॉर्टेंट है। एंड ओपन इंटरेस्ट यूज होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस को स्टडी करने के लिए। ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम यूज होता है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा यूज होता है। Line, this is a type of chart, line chart, bar chart and candlestick patterns. Now 20 plus candlestick patterns है जो इंट्राडे एज वेल एज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव हम इसे यूज कर सकते हैं। और आई वुड से कि यहाँ पर हम 4 to 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर करेंगे, कि जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे, कि बुलिश कैंडल है क्या है, बेरिश कैंडल क्या है, तो 4 to 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स इसमें हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट है हैमर पैटर्न। नाउ जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हैमर बन रहा है, बट हैमर कहाँ बन रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। कहीं बीच में फ्लैट मार्केट और कहीं बन गया बीच में, तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बट जब करेक्शन होगा, करेक्शन के बाद अगर ये पैटर्न बनता है, तब उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है। तो हैमर है सब बुलिश पैटर्न है, करेक्शन के बाद अगर ये पैटर्न बना तो उसका वेटेज ज्यादा है। नाउ उसके रूल्स क्या है? सी, ये जो बॉक्स है इसे कहेंगे बॉडी, लोअर शेडो है, ये लाइन है जो लोअर लाइन, उसको कहेंगे लोअर शेडो, और ऊपर की तरफ अगर लाइन हुई तो अपर शेडो। नाउ रूल्स क्या है? द कलर ऑफ द बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये जो बॉडी का कलर है आइदर रेड हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। लोअर शेडो मस्ट बी एटलीस्ट 2 times ऑफ द रियल बॉडी। मतलब कि अगर ये बॉडी 2 रुपीज का है तो जो लोअर शेडो एटलीस्ट 4 रुपीज उससे ज्यादा होना चाहिए। नो अपर शेडो और वेरी लेस अपर शेडो। ऊपर की तरफ शेडो होगा नहीं, ऊपर लाइन होगी नहीं, और होगी तो बहुत माइनर सी होगी। ये हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन है। नाउ ये समझना जरूरी कि हर एक पैटर्न का स्टॉप लॉस, मतलब एक सपोर्ट भी होता है, आपको स्टॉप लॉस रखना भी इंपॉर्टेंट है। अगर हैमर पैटर्न मतलब अगर ये बना, इसके बाद अगर थर्ड कैंडल में लेट्स से आपने परचेस किया, तो आपका स्टॉप लॉस जो हैमर पैटर्न का लो है उसके नीचे का रहेगा, राइट। अगर ये पैटर्न इसके नीचे अगर जाता है तो ये फिर ये जो पैटर्न है उसका वैलिडिटी वेटेज नहीं रहेगा। तो ये समझना जरूरी कि हर एक जो पैटर्न है उसका प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना भी जरूरी है जब हम ट्रेड की बात करते हैं। नाउ हैंगिंग मैन ये बेरिश पैटर्न है। जब रेजिस्टेंस पे कहीं ऊपर जब मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस पे बनेगा तब उसका वेटेज ज्यादा है। तो फर्स्ट क्या, द कलर ऑफ द बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये जो बॉडी का कलर है आइदर रेड हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। लोअर शेडो मस्ट बी एटलीस्ट 2 times ऑफ द रियल बॉडी। अगर ये 2 रुपीज का है तो ये 4 रुपीज या 6 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए जो लोअर शेडो है वो। नाउ ये पैटर्न बनने के बाद वेट करना है नेक्स्ट कैंडल कि ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है उसके नीचे क्लोज आए नेक्स्ट कैंडल, ओके, इसके नीचे क्लोज आए। तो नाउ ये कहीं रेजिस्टेंस पे देगा तब उसका सिग्निफिकेंट है। नाउ इस ये केस में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा ये जो पैटर्न है उसके हाई के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दिस इज अ बेरिश पैटर्न है, सेल करेंगे तो। नेक्स्ट है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार यहाँ तक सेंटीमेंट पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगा, रेजिस्टेंस पे कहीं पे बनेगा दिस पर्टिकुलर पैटर्न, तब उसका वेटेज ज्यादा है।
यहाँ तक सेंटीमेंट पॉजिटिव था, बट ऑन हायर जोन वापस स्टॉक प्राइस में करेक्शन आया और ये शूटिंग स्टार पैटर्न था, दिस इज अ बेरिश पैटर्न। नेक्स्ट है बुलिश एंगल्फिंग, ये है बुलिश पैटर्न है। जब ये सपोर्ट पे करेक्शन के बाद सपोर्ट पे कहीं पे बनेगा तब उसका वेटेज ज्यादा है दिस पर्टिकुलर पैटर्न का। नाउ लेट्स से मार्केट करेक्ट हुआ, फर्स्ट जो कैंडल था वो बेरिश कैंडल होगा, बड़ा कैंडल जो होगा वो बेरिश कैंडल होगा फर्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल होगा, बट वो बुलिश कैंडल ने प्रीवियस जो बेरिश कैंडल थी उसकी बॉडी को पूरा कवर किया होगा, पूरा इंगल्फ किया होगा, तो दैट्स व्हाई इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। जब ये सपोर्ट पे कहीं पर करेक्शन के बाद कहीं सपोर्ट पे बनेगा तब उसका सिग्निफिकेंट वेटेज ज्यादा है इस पर्टिकुलर पैटर्न का। नेक्स्ट है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये कहीं रेजिस्टेंस जोन पे कहीं पे बनेगा, ऊपर की तरफ मार्केट जो कहीं रेजिस्टेंस पे बनेगा तब उसका वेटेज ज्यादा है। तो मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट जो कैंडल होगा वो आपका बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल होगा, बट वो बेरिश कैंडल ने प्रीवियस जो बुलिश कैंडल है उसकी बॉडी को पूरा कवर किया होगा, पूरा इंगल्फ किया होगा, दिस इज अ बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। सो नाउ तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका क्वार्टरली चार्ट है, ओके ये हम लोग क्वार्टरली चार्ट पे देख रहे हैं। सी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न डेली पे भी बन रहा है तो भी इसका सिग्निफिकेंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, कहीं पे आपको लेट्स से 15 मिनट चार्ट आप फॉलो करते हो, वहां पे कहीं पे बनता है लाइक हैमर बना है सपोर्ट पे, कहीं पे करेक्शन का, तो उसका भी सिग्निफिकेंट है। सो ये सारी पैटर्न नाउ ये हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक को क्वार्टरली चार्ट पे देख रहे हैं, करेक्शन हुआ, करेक्शन पे जो ये फर्स्ट कैंडल था इट्स अ बेरिश कैंडल, ओके ये जो कैंडल था इट्स अ बेरिश कैंडल। नेक्स्ट कैंडल वो बुलिश कैंडल है, बट वो बुलिश कैंडल ने प्रीवियस जो बेरिश कैंडल था उसकी बॉडी को पूरा कवर किया, पूरा एंगल्फ किया, दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। उसके बाद सी किस तरीके से स्टॉक प्राइस में अपसाइड रिज्यूम किया है। सी ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसका डेली चार्ट है, दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ द स्टॉक। नाउ स्टॉक प्राइस यहां से कंसोलिडेट किया, फिर करेक्शन आया, करेक्शन पे यहां पर ये जोन तक लेवल पे सेंटीमेंट नेगेटिव था, बट इन लोअर जोन वापस स्टॉक प्राइस ऊपर आए और यहाँ पे क्या बना, दिस इज अ हैमर पैटर्न, ये हैमर पैटर्न बना है। नाउ ये बनने के बाद आपको एक कैंडल वेट करना है, ये जो पर्टिकुलर हैमर है उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज आए, मतलब उसके बाद वाला जो भी या तो यहाँ पर आ सकता है तो नेक्स्ट कैंडल आ सकता है, इसके ऊपर क्लोज है, हैमर पैटर्न के ऊपर, राइट। नाउ लेट्स से यहाँ पे तो क्या किया है, नेक्स्ट कैंडल ने ही हैमर पैटर्न के ऊपर क्लोज है। लेट्स से थर्ड कैंडल में आपने पोजीशन बाय के लिए देखा है, ओके यहाँ पे आपने पोजीशन बाय बनाने के लिए देखा है, बाय के लिए देखा है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा जो हैमर पैटर्न है उसके लो के नीचे का, इसका जो लो है उसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा। नाउ सी रिस्क किस तरीके से और किस तरीके से फिर ऊपर की तरफ रिवॉर्ड किस तरीके से मिला है। तो जो हम कहते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न अर्ली साइन दे सकता है, एक हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेटर हो सकता है, तो ये केस में क्लियरली दिख रहा है कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं, रिवॉर्ड किस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर गया, यहाँ तक पॉजिटिव था सेंटीमेंट, ये जोन तक पॉजिटिव था सेंटीमेंट, राइट। बट इन अ हायर लेवल वापस स्टॉक प्राइस नीचे आए और यहाँ पे क्या क्रिएट किया, दिस इज शूटिंग स्टार, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, दिस इज शूटिंग स्टार पैटर्न। नाउ ये बेरिश पैटर्न हुआ, राइट, बट ये होने के बाद, ये पैटर्न बनने के बाद आपको एक कैंडल वेट करना, नेक्स्ट कैंडल वेट करना है कि ये जो पर्टिकुलर पैटर्न उसके नीचे क्लोज आए, राइट, ये जो सेकंड कैंडल नहीं, इसके ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है उसके नीचे क्लोज आए। लेट्स से थर्ड कैंडल में आपने पोजीशन देके पुट ऑप्शन या फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा ये जो शूटिंग स्टार है उसके हाई के ऊपर का, आपका ये स्टॉप लॉस होगा, राइट। स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ गया थोड़ा बहुत, राइट, बट ज्यादा उसने ऊपर नहीं गया, उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, एक दो कैंडल पे कंसोलिडेट कर फिर एक शार्प करेक्शन आया। तो जब हम कहते हैं कि अर्ली साइन है, रिवर्सल साइन पॉसिबल है, मिल सकता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके करना चाहिए। जो भी हम ट्रेड लेते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ये पैटर्न कब फेल हो जाता, अगर ये पैटर्न के ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अगर इसके ऊपर जाता, सपोज यहाँ से इसके ऊपर, तो ये पैटर्न वैलिड नहीं होता, फेल हो जाता। तो आपको ये समझना जरूरी कि स्टॉप लॉस प्रॉपर रखना जरूरी है जब भी हम ट्रेड करते हैं। और उसके बाद से किस तरीके से शार्प करेक्शन है स्टॉक के अंदर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ट्रेंड को एनालिसिस करना कि ट्रेंड क्या है। सी मार्केट अगर लेट्स से पॉजिटिव ट्रेंड है, एक या दो दिन करेक्शन आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड कब चेंज होता है, जब प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा है तो पॉसिबल है कि अब ट्रेंड है।
ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, फिर वो प्रीवियस जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर चुका, तो पॉसिबल है कि वो ट्रेंड चेंज हो सकता है, बट उसके बाद भी हमें देखना है कि उसका किस तरीके से स्ट्रेंथ है स्टॉक में, तो वो इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि कैसे हम जज कर सकते हैं स्टॉक के स्ट्रेंथ को। नाउ ट्रेंड को कैसे एनालिसिस करेंगे, तो फर्स्ट है हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर। जब भी इस तरीके का पैटर्न हो, बाय ऑन डिक्लाइन देखना चाहिए, कहीं पर भी सपोर्ट पे बाय मिल, सपोर्ट के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो देखनी चाहिए। नाउ फॉर्मेशन कैसे होगा, स्टॉक प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, H1 तक आया, फिर करेक्शन हुआ, L1 तक आया, फिर वापस अपसाइड रिज्यूम किया। जैसे ही स्टॉक H1 ब्रेक करेगा, नाउ L1 इज माय सपोर्ट, स्टॉक H2 तक गया, फिर करेक्शन हुआ, L2 तक आया, बट उसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, वापस अपसाइड रिज्यूम किया। जैसे ही H2 ब्रेक करेगा, अब मेरा सपोर्ट क्या होगा, अब मेरा सपोर्ट होगा L2, अब मेरा L1 नहीं रहेगा, अब मेरा जैसे ही H2 ब्रेक करेगा, L2 इज माय सपोर्ट। स्टॉक क्या क्या कर रहा है, स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, बट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, बट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर, जब भी ऐसा पैटर्न हो, बाय ऑन डिक्लाइन देखना चाहिए, बिकॉज़ ट्रेंड अप ट्रेंड है। नेक्स्ट है डाउन ट्रेंड, दिस इज द लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर। स्टॉक यहाँ क्या कर रहा है, स्टॉक अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, बट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ, L1 तक आया, फिर H1 तक जाएगा, फिर करेक्शन होगा। इन दिस करेक्शन स्टॉक ने L1 को ब्रेक किया, जैसे ही L1 ब्रेक करेगा, H1 इज माय रेजिस्टेंस, स्टॉक और फर्दर थोड़ा सा डाउन साइड आया, L2 तक गया, वापस अपसाइड रिज्यूम किया, H2 तक आया, बस स्टॉक ने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया H1 को, फिर एक करेक्शन आया, जैसे ही L2 ब्रेक करेगा, नाउ H2 इज माय रेजिस्टेंस। तो यहाँ स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, बट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये है लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर। सेल ऑन रैली करनी चाहिए, जैसे भी इस तरीके का पैटर्न, तो सेल ऑन हायर साइड पे सेलिंग के लिए देखना चाहिए, जहां पे रेजिस्टेंस मिलता है, रिवर्सल पैटर्न मिलता है। एक होता है साइडवेज ट्रेंड, सी ऐसे जहां पे ट्रेंड क्लियर नहीं है, वैसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। इसके दो रीजन है, फर्स्ट, एक तो ये कितने लंबे समय तक कंसोलिडेट करेगा रेंज में रहेगा, वी डोंट नो, लाइक हो सकता है वो 2 दिन रहे, 2 वीक रहे, 2 मंथ रहे, राइट, कंसोलिडेशन जोन में कभी, तो जहां पे ट्रेंड क्लियर नहीं है वहां पे अवॉइड करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, कौन सी साइड ब्रेकआउट आएगा, लाइक अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, वी डोंट नो। तो एक बार कंफर्मेशन के बाद जहां पे ट्रेंड क्लियर है कि अपसाइड है, डाउन साइड है, डाउन ट्रेंड है, वैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाहिए फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। सी दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ये डेली चार्ट है स्टॉक का। सी ये जो स्टॉक है, यहाँ से हम देखते हैं दिस पर्टिकुलर जोन, स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर करेक्शन हुआ, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, वापस अपसाइड रिज्यूम किया, जैसे उसने ये वाला हाई ब्रेक किया, ओके, फिर एक करेक्शन आया, बट उसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, वापस अपसाइड रिज्यूम किया, वापस करेक्शन आया, बट ये जो पूरे स्विंग का जो लो है वो ब्रेक नहीं किया, दिस इज लो, वापस करेक्शन है, वापस अपसाइड रिज्यूम किया, तो उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, राइट, यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक किया, फिर करेक्शन आया, यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉक ने वहीं पर ही उसका सपोर्ट लिया, ये जो लो है उसके पास ही यहाँ पर करेक्शन है, वहीं पर ही सपोर्ट लिया, वापस अपसाइड रिज्यूम किया। तो सी ट्रेंड ओवरऑल क्या हो रहा है, हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट, कंटिन्यूस हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर है, तो ये अप ट्रेंड में है स्टॉक, हम ये कह सकते हैं। नाउ इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, डेली वीकली चार्ट को देखना इंपॉर्टेंट है। क्यों, दो रीजन है। फर्स्ट, ट्रेंड देखिए, डेली का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे हाई टॉप हायर बॉटम है, मतलब कि अप ट्रेंड है। नाउ नेक्स्ट है कि डेली पे कहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, कभी काफी बार क्या होता है, इंट्राडे में जहां पर भी आपने बाय किया वहीं पर ही पॉसिबल है डेली पे वहीं रेजिस्ट कर रहा होगा, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होगा वहीं हो सकता है। सो दैट्स आपको डेली वीकली का ट्रेंड देखना इंपॉर्टेंट है कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड क्या है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सी दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है स्टॉक का। तो काफी वे है, लाइक इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, आप पिवट लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हो, वो एक लेवल देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। मूविंग एवरेज के काफी ट्रेडर्स मूविंग एवरेज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सी इट्स ओके, आप मूविंग एवरेज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हो, आप देख सकते हो, बट स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज देखना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि काफी बार क्या होता है, मार्केट फ्लैट है, मूविंग एवरेज फ्लैट है, तो एक दो कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा, वापस एक दो कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगा। तो स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज देखना इंपॉर्टेंट है, उसका स्लोप कैसा है, राइट। नेक्स्ट है जैसे हमने हाई टॉप हाई बॉटम जो चार्ट पैटर्न की बात की, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये एक जोन है जो एक ये लेवल है जो इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। नाउ फॉर एग्जांपल
सी ये है निफ्टी का दिस पर्टिकुलर निफ्टी फ्यूचर का चार्ट. ओके, कंटिन्यूस का फर्स्ट ट्रेंड देखते हैं. कंटिन्यूस ट्रेंड क्या है? हाई टॉप हाई बॉटम में ट्रेंड स्ट्रांग है. राइट नाउ स्टॉक जब निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ गया और फिर करेक्शन स्टार्ट हुआ, तो हमने क्या किया? जो स्विंग का लो है एंड हाई को कनेक्ट करके रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल है 50% एंड 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मतलब सपोर्ट जोन कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट का. नाउ जब भी निफ्टी 50% या 61.8% के रिट्रेसमेंट पे आता तो वहां से वापस बाउंस बैक आ रहा था. सी यहाँ से नीचे करेक्ट हुआ, यहाँ पे शार्प करेक्शन था. ये पर जो पर्टिकुलर जोन है, सी दिस पर्टिकुलर कैंडल, यहाँ पे एक शार्प करेक्शन था. बट अगर आपने ये टूल्स को यूज किया तो एटलीस्ट यू नो कि मुझे लोअर लेवल पे सेल करने को अवॉइड करना है, अगर सपोर्ट लेवल के पास सेल करने को अवॉइड करना है. अगर मुझे सेल करना ही है तो एटलीस्ट सपोर्ट लेवल को ब्रेक होने दो विद वॉल्यूम. अदरवाइज क्या हुआ? वापस अपसाइड रिज्यूम किया, फिर करेक्शन हुआ, वापस 50% के सपोर्ट पे लिया, वापस अपसाइड गया, वापस एक कंसोलिडेट किया, फिर करेक्शन हुआ. ये करेक्शन में निफ्टी ने 61.8 का रिट्रेसमेंट, ऑलमोस्ट वहीं पर ही 61.8 का रिट्रेसमेंट जोन पे लिया उसने. राइट वापस एक कंसोलिडेट किया और उसके बाद से किस तरीके से फिर फर्दर अपसाइड मूव आया. तो सी यहाँ पर दो चीज थी. एक तो ट्रेंड स्ट्रांग था. ओके, ट्रेंड स्ट्रांग की वजह से वापस करेक्शन हुआ, बट वो अपने सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा था बार बार, और वापस अपसाइड रिज्यूम किया. तो ये जो सारे टूल्स है और इंडिकेटर्स जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको आई वुड से की हेल्प कर सकते हैं एक रॉन्ग अवॉइड कर सकते हो आप रॉन्ग ट्रेड लेने के लिए. तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पर भी अगर लोअर लेवल पे सेल किया होता, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, एक बाउंस बैक आ गया, फिर करेक्शन हुआ, अगर वापस यहाँ पर आप यहाँ पे वापस सेल के लिए देखा होता तो वापस कुछ मिला नहीं और वापस अपसाइड हो गया, रिज्यूम हो गया. तो ये सारी चीजें जो देखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है देखने के लिए टूल्स, ये सारे टूल्स है जो इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव. नेक्स्ट है डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर. फर्स्ट डबल टॉप, जब इसको विजुअल करेंगे एम काइंड ऑफ फॉर्मेशन होगा डबल टॉप का. स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ रिज्यूम किया, फिर करेक्शन हुआ, वापस अपसाइड रिज्यूम करेगा. ये जब अपसाइड रिज्यूम करेगा, स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट करेगा और वैसे ही करेक्शन आएगा. जैसे ये नेकलाइन मिडल लाइन ब्रेक करेगा विद वॉल्यूम, पॉसिबल स्टॉक में करेक्शन आ सकता है. डबल टॉप फॉर्मेशन. डबल बॉटम फॉर्मेशन डब्ल्यू काइंड ऑफ फॉर्मेशन होगा. स्टॉक प्राइस करेक्ट होगा, वापस अपसाइड रिज्यूम किया, फिर करेक्शन आया. इन दिस करेक्शन स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट करेगा और वापस अपसाइड रिज्यूम करेगा. जैसे ये नेकलाइन ब्रेक करेगा, मिडल लाइन ब्रेक करेगा विद वॉल्यूम, पॉसिबल है फर्दर अपसाइड रिज्यूम कर सकता है स्टॉक. दिस इज डबल बॉटम फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल सी ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, जो हमने रेजिस्टेंस की भी बात की थी, क्यों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट. सपोज लेट्स से ये स्टॉक हम देखते हैं, दिस पर्टिकुलर स्टॉक यहां से यहां तक कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है. राइट एवरीथिंग परफेक्ट, यहाँ पे टोटली हाई टॉप हाई बॉटम ट्रेंड स्ट्रांग है. राइट बट यहाँ पर इन दिस जोन ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट किया और यहाँ से एक शार्प करेक्शन है. सपोज इफ यूर इंट्राडे ट्रेडर, आपने डेली चार्ट नहीं देखा, वीकली चार्ट नहीं देखा, क्या होगा? या आपने यहाँ पे कहीं पे परचेस कर लिया और फिर कुछ हुआ नहीं, करेक्शन आ गया. राइट नाउ जैसे हम एनालिसिस करते प्रीवियस चार्ट का, सी देयर इज अ जोन, जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था स्टॉक का, यही लेवल था. सी ऑलमोस्ट यही लेवल पे स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट किया. राइट ये फर्स्ट इंडिकेशन था कि मुझे एटलीस्ट रेजिस्टेंस लेवल पे बाय नहीं करना है तो एटलीस्ट वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे विद वॉल्यूम. अदरवाइज मुझे नियर बाय रेजिस्टेंस लेवल बाय करने के लिए अवॉइड करना चाहिए, अगर बहुत ही नियर बाय रेजिस्टेंस जोन के पास है. तो फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड कंडीशन क्या थी? सी प्राइसेस ऊपर जा रहा है, उसके साथ साथ इन दिस जोन वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था. बट यहां से लेकर दिस, यहां से ये जोन से लेकर ये जोन तक प्राइसेस ऊपर गया है यहाँ पे, बट सी द वॉल्यूम पार्ट, वॉल्यूम काफी लो था. ये सेकंड इंडिकेशन था. एक तो फर्स्ट इंडिकेशन ये था कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है. सेकंड इंडिकेशन था प्राइसेस ऊपर गए यहाँ से यहाँ तक, बट वॉल्यूम इतना इंक्रीज नहीं हुआ, वॉल्यूम कम, पार्टिसिपेशन तभी कम था. तो ये सेकंड इंडिकेशन था कि हमें करना ही है, अगर तो इसके एक बार लेवल ब्रेक करे, उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक करे विद वॉल्यूम, तब हम देखेंगे फॉर बाय के लिए. अदरवाइज हैव टू अवॉइड अगर नियर बाय रेजिस्टेंस जोन के पास है. नाउ आफ्टर दिस करेक्शन स्टॉक में कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा. करेक्शन के बाद एक रेंज में चलना स्टार्ट हुआ. यहाँ पे दो हायर पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, दो लोअर पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है. स्टॉक जब भी अपने हाई ट्रेंड लाइन को टच करता था ऊपर की तरफ, वापस एक करेक्शन आता था. जैसे ही लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट को
कर रहा था, एक कंसोलिडेट रेंज में चल रहा था, बट जैसे ही स्टॉक ने अपने हायर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इन दिस जोन, उसके बाद से द मूवमेंट किस तरीके से स्टॉक में मूवमेंट स्टार्ट हुई है। सो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और चैनल ब्रेकआउट है, इसको हम चैनल ब्रेकआउट कह सकते हैं कि चैनल में था, चैनल में चल रहा था, उसके बाद चैनल ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न, चैनल ब्रेकआउट। बट हाँ, ये ध्यान रखना है जहां पे क्लियर ट्रेंड नहीं, यहाँ पर इन दिस जोन पर्टिकुलरली स्टॉक क्लियर ट्रेंड में नहीं था, एक रेंज में ही चल रहा था, ऊपर ट्रेंड लाइन को टच करता, वापस करेक्ट होता, वापस ऊपर के बाद जैसे उसने ट्रेंड लाइन को, अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसने अपसाइड रिज्यूम किया स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है दिस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने क्या किया, दो हायर ट्रेंड लाइन को, दो हायर पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, दो लोअर पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। जब विजुअल कर रहे हैं, दिस इज अ ट्रायंगल फॉर्मेशन। ओके, सी यहाँ पे जब तक कंसोलिडेशन था, जब जैसे उसने ट्रायंगल का जो हाई ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया, सी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ट्रायंगल ब्रेक, उसके बाद सी इस तरीके से स्टॉक में फिर फर्दर मूवमेंट आई है। तो ये जो पैटर्न है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव है, उससे काफी हेल्प करता है, जैसे ट्रायंगल ब्रेकआउट है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है। नाउ काफी ट्रेडर्स इंट्राडे में भी ब्रेकआउट पे ट्रेड्स काफी ट्रेडर्स करते हैं, लाइक प्रीवियस हाई का अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, वहां पे कॉल ले लिया। सी ब्रेकआउट में ट्रेड कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना जरूर वो ब्रेकआउट कैसे आ रहा है। फर्स्ट है कि ट्रेंड स्ट्रांग होना चाहिए। लेट्स से अगर आप बाय साइड कर रहे हो, वो ट्रेंडिंग है, ट्रेंड स्ट्रांग है, वैसे स्टॉक में से पॉसिबल है और फर्दर अपसाइड जा सकते हैं ब्रेकआउट के बाद भी। एंड सेकंड थिंग मोस्ट इंपोर्टेंट, वॉल्यूम को भी एनालिसिस कीजिए। काफी बार क्या होगा, ब्रेकआउट तो आ गया होगा बट वॉल्यूम के साथ नहीं आया होगा, तो वो पॉसिबल है फिजल आउट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सी दिस पर्टिकुलर स्टॉक में ओके, ये करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद एक वापस अपसाइड गया, वापस रेंज में चला, कंसोलिडेट स्टार्ट किया, राइट। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन उसका बन चुका था एक कंसोलिडेशन के बाद। सी यहाँ पे ब्रेक किया ये कैंडल पे, ओके, ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, इसको ये कैंडल पे ब्रेक किया, बट वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं था और वो फिजल आउट हो गया, वापस नीचे आया, वापस करेक्शन हुआ, वापस अपसाइड रिज्यूम किया। बट यहाँ पे जो ब्रेकआउट था, सी द डिफरेंस, ये जो ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट का डिफरेंस देखिए। यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था विद वॉल्यूम। सी वॉल्यूम पार्ट कैसा था, यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम से काफी ज्यादा था, तो ये सेकंड इंडिकेशन की वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। नेक्स्ट यहाँ पे आफ्टर द ब्रेकआउट 3 to 4 डेज का कंसोलिडेशन था, यहाँ पे एक फ्लैग बना हुआ है, ओके, एक छोटा सा फ्लैग बना है, जो फ्लैग पैटर्न। यहाँ पर वापस जैसे फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया, या फ्लैग का पैटर्न का जो ब्रेकआउट है, उसके बाद से किस तरीके से स्टॉक में मूवमेंट आई है। तो ये जो सारी पैटर्न्स है इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो। जो हमने ट्राइंगल की बात की, फ्लैग पैटर्न की बात की, और भी काफी पैटर्न जैसे कप एंड हैंडल है, ये सारी पैटर्न इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो। नाउ मूविंग एवरेज, जैसे कहा कि मूविंग एवरेज, स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। मोस्ट कॉमन मूविंग एवरेज जो यूज हो सकता है इंट्राडे के लिए, यू कैन यूज 10 डे और 20 डे डेमा, शॉर्ट टर्म के लिए 50 डे और 65 डे डेमा, एंड 100 लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए यू कैन यूज 100 और 200 डे डेमा को हम मूविंग एवरेज को प्लॉट कर सकते हैं चार्ट पे। शॉर्ट टर्म के लिए यू कैन यूज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और बेटर रिजल्ट, एंड लॉन्ग टर्म के लिए सिंपल मूविंग एवरेज को देख सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। नाउ ऑसिलेटर्स, सी काफी बार टर्म सुना होगा, मार्केट ओवरबॉट जोन में है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में, राइट। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ऑसिलेटर्स हमें हेल्प करता है कि मार्केट ओवरबॉट में है, ओवरसोल्ड जोन में। नाउ एक यहाँ पर एक चीज ये है कि काफी ट्रेडर्स क्या करते हैं, ओवरबॉट में गया इसलिए मैं सेल कर दूं, ओवरसोल्ड में गया इसलिए मैं बाय कर दूं। सी दैट्स नॉट गुड आइडिया, क्योंकि काफी बार अगर ट्रेंड स्ट्रांग होगा ना, तो स्टॉक काफी लंबे समय तक वापस ओवरबॉट में रह सकता है। तो आपको ट्रेंड को तो फर्स्ट एनालिसिस करना जरूरी है। नाउ कैसे पता चलेगा कि मार्केट या स्टॉक ओवरबॉट में है, ओवरसोल्ड जोन में? तो लेट्स से आरएसआई अगर 70 है उसके अबव है, दैट मींस की ओवरबॉट जोन में। आरएसआई अगर 30 है उसके बिलो है, दैट मींस की ओवरसोल्ड जोन में। तो दैट्स तो बट जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक इंडिकेटर ऑसिलेटर्स को देखकर हमें डिसाइड नहीं करना है कि मुझे बाय करना है कि सेल करना है। ओवरऑल ट्रेंड देखिए किस तरीके का ट्रेंड है, अगर स्ट्रांग है तो देखिए कि करेक्शन आया, फिर वहां पे कहीं पे रिवर्सल हैमर पैटर्न बना, वर ओवर तभी आरएसआई ओवरसोल्ड से बाहर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल देखकर आइडेंटिफाई करना है वेदर टू बाय और सेल स्टॉक। नाउ कुछ इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स के बारे में देखेंगे। ओके, नाउ सी यहाँ पे दो चीज, स्टॉक का स्ट्रेंथ कैसा है वो देखना है, राइट। नाउ
सी फर्स्ट यहाँ पर दो चीजें, एक MACD हिस्टोग्राम है, ये हमें इससे पता चलता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ कैसा है। तो वो कैसे, सी ये जो मिडल लाइन है, जीरो लाइन, अगर जो बार है वो जीरो लाइन के ऊपर बनना स्टार्ट करता है स्ट्रांगली, मतलब कि यहाँ पर सी सेकेंड बार फर्स्ट बार के ऊपर है, थर्ड बार सेकेंड बार के ऊपर है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, राइट स्टॉक। तो जीरो बार के ऊपर बनना स्टार्ट करता है बार, दैट मीन्स कि ये ट्रेंड अपन स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर। जीरो लाइन के नीचे अगर हिस्टोग्राम स्टार्ट करता है जैसे कि यहाँ पे, तो स्टॉक में वीकनेस है, स्ट्रेंथ अपना खो रहा है। तो सी यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हुआ, अपना स्ट्रेंथ खोना स्टार्ट किया, राइट। तो यहाँ पर अगर जैसे जैसे अगर यहाँ पे जीरो है, सी ओवरऑल आपने ट्रेंड देख लिया, बट अगर स्ट्रेंथ देखना है तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि MACD हिस्टोग्राम से स्टॉक का स्ट्रेंथ पता चलेगा। नेक्स्ट है ADX इंडिकेटर्स। सी ADX आल्सो इज गुड इंडिकेटर स्टॉक का, ये भी स्टॉक का स्ट्रेंथ बताता। इफ यू आर, अगर आपको यूज कर सकते हैं MACD हिस्टोग्राम, इफ यू कंफर्टेबल आप वो यूज कीजिए। और ADX, ADX में तीन चीज होती है, प्लस DI, माइनस DI, ADX का वैल्यू। नाउ प्लस DI इज अ ग्रीन लाइन, माइनस DI वो रेड लाइन, एंड व्हाइट लाइन इज ADX का वैल्यू। नाउ ग्रीन लाइन ने ऊपर की तरफ कट किया रेड लाइन को, मतलब कि पॉजिटिव बायस है। ओके, ऊपर की तरफ कट किया मतलब पॉजिटिव बायस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाय कर लूं, तभी मुझे ADX का वैल्यू देखना है। अगर ADX का वैल्यू तभी 25 के अबव होगा, तब मैं जाके देखूंगा बाय करने के लिए। क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर 20 के बिलो होगा ना ADX, तो वो क्या होगा, कंसोलिडेट करेगा या रेंज बाउंड में रहेगा। तो दैट्स व्हाई ADX का वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि प्लस DI ने ऊपर की तरफ माइनस DI कट किया, एंड उसके बाद ADX का वैल्यू 25 के अबव होना चाहिए अगर मुझे स्टॉक में ट्रेड परचेस करना है। तो ये समझना जरूर कि किस तरीके से यूज करना है। ऑल्सो बॉलिंजर बैंड आप ये यूज कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, आई वुड से काफी इंपॉर्टेंट है बॉलिंजर बैंड का। इसको यूज कैसे करना है, सी यहाँ पे नैरो है बॉलिंजर बैंड, तभी ज्यादा कुछ ट्रेड्स लेने, बट जैसे ही विद ये ज्यादा होता है नैरो, जो उसका रेंज है वो काफी ज्यादा होता है, तब हमें देखना है। नाउ इन दिस केस स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ, बैंड के लोअर बैंड के बाहर जा गया और वापस ऊपर की तरफ नेक्स्ट जो नेक्स्ट फर्स्ट जो है एक बार बाहर गया बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के, उसके बाद जो कैंडल है ओके ऊपर की तरफ क्लोज आएगा और बैंड के अंदर क्लोज आएगा, लोअर बैंड के अंदर क्लोज आएगा। तो इसका मतलब बाय के लिए देख सकते हैं आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस जो स्विंग का लो है वो आपको रखना इंपॉर्टेंट है। तो बॉलिंजर बैंड हम यूज कर सकते हैं, बट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए से यूज कर सकते हैं, बट जहां पे बैंड नैरो है तभी उस टाइम पे वो स्टॉक में ट्रेड लेना एडवाइजेबल नहीं रहेगा, वो कंसोलिडेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है जब हम बॉलिंजर बैंड की बात करते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सी ट्रेंड के साथ चलना इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से ट्रेंड है वैसे, जैसे हमने कहा कि अप ट्रेंड है तो देखिए कहाँ पे आपको सपोर्ट बाय मिलता है, डाउन ट्रेंड है तो देखिए कहाँ पे रेजिस्टेंस पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ट्रेंड के साथ चलना चाहिए जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं। राइड ऑन अ प्रॉफिट एंड कट योर लॉसेस। सी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉसेस को हम ज्यादा लेते हैं बिकॉज ऑफ इमोशनल थिंग्स, राइट। बट सी अपने प्रॉफिट को राइड कर रहे ना, वो कैसे, सी आपने स्टॉक को स्टडी कर लिया, ट्रेंड देख लिया, ओवरऑल आपने जो भी इंडिकेटर ऑस्ट्रेलिया की स्टडी कर ली, आपने स्टॉक में एंटर कर लिया, कोई स्टॉक 100 रुपीज का 105 गया लेट्स से, तो नाउ आप अपना जो स्टॉक अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट है 103 का है, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख दीजिए। फिर 105 से 109 हो गया वो स्टॉक, वापिस अगर 106 का लेट्स से अभी सपोर्ट है तो 106 के नीचे का स्टॉप लॉस रख दीजिए, सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए, प्रॉफिट को राइड होने दीजिए, राइट। एंड अपने जो लॉसेस उसको कट करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज सी अगर आपने जो छोटा लॉस नहीं लिया और फिर वो स्टॉक और अपोजिट साइड जाएगा और ज्यादा लॉस होगा, तो आपको और उसमें ज्यादा लॉस होगा। सी इसका अगर आपने 10 कॉल ली है, 10 में से 7 कॉल सही है, 3 कॉल गलत है, जो 7 कॉल आपके सही है उसमें हर एक कॉल में आपने 2% का प्रॉफिट लिया, बट जहां गलत गए वो हर एक कॉल में 5% का लॉस किया है। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, या तो आपको बहुत ही कम प्रॉफिट होगा या तो बिल्कुल प्रॉफिट हुआ नहीं होगा, भले आपका स्ट्राइक रेट 70% का है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रिस्क मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाउ प्रॉपर स्टॉप लॉस रखिए। नाउ यहाँ पे काफी क्वेश्चंस है कि स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया और उसके बाद वापस रिज्यूम कर दिया अपसाइड डाउन। सी ये हमेशा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर टेक्निकल स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। अगर वो होता भी है तो वंस इन अ वाइल, मतलब आप 10 कॉल लेंगे, 10 में से 1 या 2 कॉल में होगा, बट एक समझो कि वो अगर आप छोटा लॉस होगा बड़े लॉस से बच सकते हो। सो दैट्स व्हाई स्टॉप लॉस भी प्रॉपर रखना जरूरी है, जो टेक्निकल प्रॉपर स्टॉप लॉस हो।
ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। फर्स्ट जैसे कहा कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए, जैसा ट्रेंड है वैसे देखिए। हाँ, कभी कभार क्या होता है, कोई अपने स्टॉक में एंटर को जो काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, सी वहां से एग्जिट करके भी जहां अपॉर्चुनिटी बन रही है वहां पे एंटर होना जरूरी है। तो फ्लेक्सिबल रहना काफी जरूरी है मार्केट के अंदर। ऑल्सो जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट कर रहे हो, देखिए कि अगर आप 2 रुपए का वहां रिस्क है, अब टेक्निकली जो आपने देख लिया सारी चीजें, फिर देख रहे हो आप 2 रुपए का अगर वहां रिस्क है, तो क्या वो स्टॉक में से 4 रुपए उससे ज्यादा मिल सकता है, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। तो वैसे जहां पे प्रोबेबिलिटी हाई है वैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव में। प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा कि ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव प्रॉपर स्टॉप लॉस रखिए, इससे आप बड़े लॉस से बच सकते हो अगर आप स्टॉप लॉस प्रॉपर रखते हो जो टेक्निकली प्रॉपर हो।